हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा AIB 18 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम जो है CPC से रिलेटेड MCQ को डिस्कस करेंगे और केस लॉ से रिलेटेड MCQ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कम होने वाले हैं लेकिन डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें। साथ ही उन सभी कैंडिडेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो नए कैंडिडेट हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो उन सभी के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारी जो मंडे टू फ्राइडे की क्लास होती है उसमें हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस कम रहते हैं। और सैटरडे और संडे की जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। 19 बैरक से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में डिटेल डिस्कशन होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ IT एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर हमेशा जो है क्वेश्चन बन जाता है और केस लो जो है पूछा जाता है। तो कौन सा इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कश्मीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ए लीडिंग केस। इन सभी में से किस पर्टिकुलर विषय से, किस पर्टिकुलर पॉइंट से डील करता है। डाइंग डिक्लेरेशन से, एडमिशन से, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर या फिर कन्फेशन ऑफ ए को अक्यूज। तो ये डील करता है हमारा कन्फेशन ऑफ को अक्यूज से। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट वाज इन 2017 डिक्लेयर ए प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 टाइम एट द टाइम बाय द मुस्लिम हस्बैंड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या अर्थ बन रहा है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पति द्वारा एक समय में 3 बार तलाक की घोषणा को असंवैधानिक करार कर दिया गया था। किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह कहा गया था। तो यह कहा गया था श्रेया बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। श्रेया बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर इस पर्टिकुलर केस को जो है आपको याद रखना है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिस किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि और स्टूडेंट उससे गलत चीज को याद ना करें और वो उसको करेक्ट करके जो है समझ सके। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हैज लेड डाउन राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह बात कही गई थी कि यहाँ पर जीवन का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। तो यह कहा गया था हमारा श्रीमती जयान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर। स्टेट ऑफ पंजाब यानी बेनाम पंजाब राज्य के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कस्टोडियल डेथ इन परहैप्स वंस द वर्थ क्राइम इज इन ए civilized society governed by the rule of law, in which case the Supreme Court made it remark। कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में हिरासत में मौत शायद सबसे खराब अपराध में से एक है। किस मामले में यह बात कही गई थी। यह बात कही गई थी हमारे ओके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस के अंदर। तो थर्ड इसका केस है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ओके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस है। अब हमारे यहाँ पर केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर CPC पर जो है
क्वेश्चंस लेके आइए। तो हम सीपीसी पर आज जो है डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्वेश्चन कम है, लेकिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसलिए आपको चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट। अब जब हम बात करते हैं सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की, तो इंस्टीट्यूशन कहाँ पर होता है, यानी कि मुकदमे की स्थापना के बारे में किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस पर्टिकुलर धारा के अंतर्गत बात की गई है, और वो बात की गई है हमारे सेक्शन नंबर 26 के अंदर। तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 26। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 की, तो ये बात करता है समन्स, ये बात करता है समन्स टू डिफेंडेंट्स, समन टू डिफेंडेंट्स। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की, तो ये बात करता है सर्विस ऑफ समन्स। लिख देता हूं मैं यहाँ, सर्विस ऑफ समन्स, सर्विस ऑफ समन्स वेयर where defendant reside in another states। बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 की, तो 29 बात करता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स के बारे में, फॉरेन समन्स के बारे में। तो आपको ये सभी सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्शन है जो इस बारे में बात करती है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 की, तो इसके अंदर आपको क्या क्या और पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी शूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा वो प्लांट के साथ प्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी बाय प्लांट के साथ, ऑफ ए प्लांट के साथ होगी, या जो भी अदर प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट के द्वारा, उसके द्वारा। और यहाँ पर एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जितने भी फैक्ट हैं प्लांट के अंदर, वो एफिडेविट के द्वारा प्रूफ किए जाएंगे। यहाँ पर लिख देता हूं, एवरी प्लांट फैक्ट्स shall be proved by affi- affidavits। तो ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम और डिफेंस। कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है जो इससे डील करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग झूठे या फिर कष्टप्रदक दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत से संबंधित है। कंपनसेटरी कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम या आप डिफेंस कर रहे हो। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है, और इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 35 कैपिटल ए इससे जो है डील करती है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 की, तो ये बात करती है केवल कोस्ट के बारे में, और जब हम 35 कैपिटल ए की बात करते हैं तो ये बात करती है कोई फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम या डिफेंस कर रहा है, उसके संबंध में उसे ये कहा जाएगा कि आपको अपोजिट पार्टी को, यानी कि जो ऑब्जेक्टर है, उसको कंपनसेट आप करेंगे। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 कैपिटल बी की, तो ये बात करता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले के बारे में। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में आपको पता चल गया। जब हम बात करते हैं सेक्शन 38, तो ये एग्जीक्यूशन के अंदर का सेक्शन है जो बात करता है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी
एग्जीक्यूटेड, मे बी एग्जीक्यूटेड। अब हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के संबंध में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एनी पार्टी ऑब्जेक्ट टू द क्लेम और डिफेंस ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेम और डिफेंस और एनी ऑफ द पार्ट it as against the objector false and vexatious to the knowledge of the party, then the court order as it so think fit and cost by way of compensation। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई फॉल्स क्लेम किया जाता है, कोई फॉल्स डिफेंस लिया जाता है, और ऐसे में कोर्ट जो है क्या करेगी, ऑर्डर करेगी। अगर ऐसा निकल कर आता है और कोर्ट अपने अनुसार जो है यहाँ पर कोस्ट जो है लगा सकती है जैसा उसको सही लगे। और ये जो कोस्ट है कंपनसेशन के वे के द्वारा उस पार्टी से ली जाएगी जो कि जिसने फॉल्स क्लेम किया है, जो फॉल्स डिफेंस कर रहा है उसके संबंध में। अब हम बात कर लेते हैं जो ये कंपनसेटरी कोस्ट लगाई जाती है ये किस किस पर्टिकुलर प्रोविजन में लगाई जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कोई भी शूट, एनी शूट और अदर प्रोसीडिंग जो कि इंक्लूड करेगा किस चीज को, इंक्लूड करेगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपसे सेपरेटली पूछ लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती है ये भी आपसे पूछा जाता है। नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होगा कि कोई भी अपील है या कोई रिवीजन है। पहली चीज कोई भी अपील है, दूसरी चीज कोई भी क्या है, रिवीजन है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम सेक्शन नंबर 35 कैपिटल ए के अंदर जब बात करते हैं कंपनसेटरी कोस्ट लेने की, तो उसमें किस चीज को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, कौन से किस तरीके के शूट में हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं अपील और रिवीजन के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए शूट में बी पास इंट्रिम और इंट्रालोकेटरी ऑर्डर। अब कौन सा इसका सही जवाब है। पहला ऑप्शन है टू लेट एनी ऑफ पार्टी टू विड्रॉ फ्रॉम द शूट और ए पार्ट ऑफ द क्लेम। सेकंड ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पार्टी टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द शूट। थर्ड ऑप्शन है टू अलाउ द पार्टी टू अपील इन द हायर कोर्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, एक अदालत अंतरिम आदेश पारित कर सकती है किसी भी पक्ष को मुकदमे या फिर दावे के हिस्से से हटाने की अनुमति देना, मुकदमे में अंतरिम निपटान तक पक्षकारों के अधिकार की रक्षा करना। तीसरा ऑप्शन है पार्टियों को उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है पार्टी के राइट को जब तक कि केस का निपटान नहीं हो जाता। और ऐसे में क्या दिया जाएगा, इंटरिम ऑर्डर पास किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया जाएगा। अब इसके संबंध में सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि इंटरिम ऑर्डर से रिलेटेड प्रोविजन कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरिम ऑर्डर्स प्रोविजंस कौन कौन से हैं। पहला है हमारा ऑर्डर नंबर 24 जो आपको पढ़ना है, जिसके संबंध में इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है, जो बात करता है कोर्ट पेमेंट के बारे में। दूसरा है हमारा ऑर्डर नंबर 25 जो बात करता है सिक्योरिटी ऑफ कोस्ट के बारे में। इसके बारे में सिक्योरिटी ऑफ कोस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 26 की, तो ये बात करता है हमारा कमीशंस के बारे में। जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 38 के बारे में, तो ये बात करता है हमारा जजमेंट प्रिसीडेड बाय द अरेस्ट। किस बारे में बात करता है,
जजमेंट प्रीसीडेड बाय अरेस्ट। जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर किसके बारे में, 39 के बारे में, जो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट करता है, जो बात करता है किसके बारे में, इंजंक्शन के बारे में, इंजंक्शन के बारे में, जो बात करता है इंट्रा लोकेटरी ऑर्डर के बारे में। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारा है ऑर्डर नंबर 14 जो बात करता है रिसीवर्स के बारे में। तो आपको ये सभी पर्टिकुलर ऑर्डर्स जो कि सीपीसी के अंदर इंटरिम ऑर्डर से डील करते हैं, आप सभी को इन सभी ऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 37 की, तो वो हमें क्या बताता है, सेक्शन नंबर 37 ऑफ एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसको आपको याद रखना है। इसकी है सेक्शन नंबर 37 जो बात करती है टेम्परेरी, जो बात करती है किसके बारे में, टेम्परेरी एंड परपीचुअल इंजंक्शन के बारे में, इंजंक्शन के बारे में। टेम्परेरी को हम इंट्रालोकेटरी और इंटरिम ऑर्डर जो है हम कहते हैं। तो इसके संबंध में अब आपको ये पता चल गया कि कौन सी रिलेवेंट सेक्शन है, किस एक्ट की सेक्शन है, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो बात करते हैं इंटरिम ऑर्डर से रिलेटेड प्रोविजन के संबंध में। तो ये सभी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। और टेम्पररी इंजंक्शन की जो सेक्शन है इसके संबंध में मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। टेम्पररी इंजंक्शन आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल द स्पेसिफिक टाइम, यानी कि ये जब भी टेम्पररी इंजंक्शन लगाई जाएगी तो ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि जो समय निर्धारित किया गया है कि इसको इतने समय के लिए लगाया गया था उस समय तक ये कंटिन्यू रहेगी, या फिर कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता, और अनलेस द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द शूट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्पररी इंजंक्शन को किस स्टेज पर जो है दिया जा सकता है, तो इसे ग्रांट किया जा सकता है किसी भी स्टेज पर शूट की, मुकदमे की, एंड रेगुलेट फ्रॉम द सीपीसी, जो कि हमारा सिविल कोड से क्या होगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कंपनी ए रजिस्टर्ड इन ए मुंबई ओवन ए प्रॉपर्टी इन ए चेन्नई। द company took a loan from a bank established in a Kolkata and mortgaged the Chennai property. The company default in the repayment the loan and the bank decide to foreclose the mortgage. Which of the following option is the करेक्ट ऑप्शन? आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ गया होगा, अदरवाइज मैं हिंदी में भी इसको एक बारी पढ़कर आपको समझा देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए और इसका सही जवाब दे पाए। कंपनी ए जो कि मुंबई में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड है और चेन्नई में एक संपत्ति का मालिक है, यानी कि उसने एक प्रॉपर्टी है उसकी चेन्नई में, उसका वो मालिक है। कंपनी ने चेन्नई की संपत्ति को गिरवी रखकर कोलकाता में स्थापित एक बैंक से ऋण ले लिया है। कंपनी ऋण चुकाने में चूक करती है, यानी कि वो डिफॉल्ट करती है रीपे करने में जो लोन उसने लिया है, और बैंक ने बंधक को जब्त करने का निर्णय लिया है और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने का यहाँ पर बैंक ने निर्णय ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है कि फौजदारी मुकदमे में चेन्नई की अदालत का विशेष क्षेत्राधिकार होगा। दूसरा है मुंबई और चेन्नई की अदालत में क्षेत्राधिकार होगा, यानी कि इन दोनों जगह पर या केवल चेन्नई पर।
तीसरा है कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तीनों जगह पर ही अदालत का क्षेत्राधिकार होगा। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर बात की जा रही है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कि किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, चेन्नई का बनेगा, मुंबई का या चेन्नई का, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई का, तो किसका ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना होगा, इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 60 को पढ़ना होगा। और सेक्शन नंबर 16 के क्लोज नंबर सी के अंदर आपको इसका जवाब जो है देखने को मिलेगा, जो क्या कहता है कि पिक्यूनरी जुरिडिक्शन शूट फॉर ए फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी filed in the court within the local limit of whose jurisdiction the property is located। यानी कि जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहीं की कोर्ट का जुरिडिक्शन यहां पर बनेगा। जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन के बारे में, तो कितने तरह की है, बेसिकली 3 तरह की है, टेरिटोरियल, लोकल, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर। इसके अलावा अदर्स भी हैं। अगर आपको एलएलबी के एग्जाम के अंदर डिटेल में लिखना है तो उसके संबंध में आप लिख सकते हैं। अदरवाइज 3 है। पहली तो है हमारी टेरिटोरियल जो आपको पता होना चाहिए, और जिसे हम कहते हैं लोकल लोकल जुरिडिक्शन। सेकंड है हमारी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन और थर्ड है हमारा सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। इसके अलावा अदर्स भी है, जिसमें हम कह सकते हैं ओरिजिनल या अपेलेंट जुरिडिक्शन की कोर्ट, एक्सक्लूसिव एंड कंकरेंट जुरिडिक्शन की कोर्ट, जर्नल एंड स्पेशल जुरिडिक्शन की कोर्ट, लीगल एंड इक्विटेबल जुरिडिक्शन की कोर्ट। तो ये सारी कोर्ट भी हैं जो कि बनती हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 ही हैं। 3 तरीके से जुरिडिक्शन डिसाइड किया जाता है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। A and B, 2 Indian have a dispute in related to the delivery of good and the payment of a money in a trade from India to England. An England court decide on the matter in a favor of A based on the principle of natural commercial law included in respect of a jurisdiction. B decide to institute a fresh suit in India. Which of the following option is the most correct in such a situation? अब यहाँ पर कहाँ पर, अगर पहले से ही वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन वो डिसाइड हो चुका है इंग्लिश कोर्ट के अंदर, कमर्शियल लॉ के अंदर, नेचुरल कमर्शियल लॉ के प्रिंसिपल के बेसिस पर ए के फेवर में डिसीजन आ चुका है। अब यहाँ पर क्या बी डिसाइड होने के बाद भी केस को दोबारा से इंस्टीट्यूट कर सकता है? सॉरी, दोबारा से केस को इंस्टीट्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता? और कर सकता है तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, नहीं कर सकता है तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बी कैन इंस्टीट्यूट ए फ्रेश शूट इन इंडिया प्रोवाइड द इंग्लिश कोर्ट इज द competent jurisdiction. B cannot institute a fresh suit in India provide the English court is competent court of competent jurisdiction. Third option है B can institute a fresh suit only before the high court that has jurisdiction. और fourth option है B cannot institute a fresh suit without the consent of the English court. हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है समझ लेते हैं। ए और बी 2 भारतीयों के बीच में भारत से इंग्लैंड तक व्यापार में माल की डिलीवरी और पैसे के भुगतान के संबंध में विवाद है। एक अंग्रेजी अदालत ने अधिकार क्षेत्र सहित प्राकृतिक वाणिज्य कानून के सिद्धांत के आधार पर मामले पर ए के फेवर में पक्ष में फैसला सुनाया।
बी ने भारत में एक नया शूट स्थापित करने का निर्णय किया। तो क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? बी भारत में नया मुकदमा दायर कर सकता है, बी भारत में नया मुकदमा दायर नहीं कर सकता, बी केवल उसी उच्च न्यायालय के समक्ष नया मुकदमा दायर कर सकता है जिसके पास क्षेत्राधिकार है। अंग्रेजी अदालत की सहमति के बिना बी कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट ए फ्रेश शूट इन इंडिया प्रोवाइड द इंग्लिश कोर्ट इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर इंग्लिश कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर उसके द्वारा डिसीजन आया है, तो ऐसे में फ्रेश शूट जो है दोबारा से फाइल नहीं किया जाएगा। और इसके संबंध में हमारा प्रिंसिपल है, किस चीज का प्रिंसिपल है? रेस जुडिकाटा का, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है। पर्टिकुलर सेक्शन कौन सी है? 11 ऑफ सीपीसी, जो क्या कहती है हमें कि कोई भी केस पहले डिसाइड हो चुका है, सेम मैटर पर है, सेम पार्टी है, तो उसे दोबारा से इंस्टीट्यूट, उसे दोबारा से नहीं ट्राई किया जाएगा और उस पर रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो लग जाएगा। इसी तरीके से फॉरेन कोर्ट अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो उसके द्वारा दिए गए डिसीजन को इंडियन कोर्ट के अंदर अप्लीकेबल माना जाता है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर टोटल कितने 7 एक्सप्लेनेशन है। आपको उन सभी एक्सप्लेनेशन को डिटेल में पढ़ लेना है। 7th एक्सप्लेनेशन से जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।